पूरी की पूरी लिपि, मतलब एक पूरा अल्फाबेट जो किसी प्राचीन पत्थर की नक्काशी से नहीं निकला है। हाँ राइट, किसी पत्थर से नहीं। बिल्कुल, बल्कि लोगों के जो रोजमर्रा पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, उनकी सिलवटों से प्रेरित होकर बनाया गया हो। अरे वाह, सुनने में तो किसी फैंटेसी नॉवेल जैसा लगता है यार। है ना? लेकिन दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। मतलब भारत के उरांव समुदाय के लिए, जिनकी भाषा कुडुख है, ये एक बिल्कुल शानदार हकीकत है। एग्जैक्टली, एक जीती जागती हकीकत। तो आज की हमारी इस डीप ड्राइव में हम इसी ऐतिहासिक रूप से समृद्ध कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी हमारे आसपास एक जीवंत संस्कृति के रूप में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, हमारा मकसद आज ना सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट रटना नहीं है। राइट, क्योंकि रटने से तो काम चलता नहीं है। हाँ, मतलब अक्सर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम बस बुलेट पॉइंट्स याद करने की कोशिश करते हैं, पर जब आप किसी समुदाय के क्यों और कैसे को समझ लेते हैं, मतलब उनके रीजंस को। हाँ, कि उन्होंने वो कपड़े वाला अल्फाबेट क्यों बनाया, तो फैक्ट्स ना अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। आज हम उरांव समुदाय की जड़ों, उनके संघर्षों और उनकी इस खूबसूरत संस्कृति के पीछे के असली मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। क्या बात है। और दोस्तों, आज की इस चर्चा में कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल लिंक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वे सीधे तौर पर भारत के बड़े इतिहास से जुड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले ना उस बेसिक फाउंडेशन से शुरू करते हैं कि भाई ये समुदाय असल में है कौन और आता कहाँ से है। राइट, ये जानना सबसे जरूरी है। मैंने कई जगह पढ़ा है कि उरांव समुदाय प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में आता है। अब जो लोग एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए इस भारी भरकम शब्द का असल में मतलब क्या है। अच्छा, इसे ना बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, ये मानव प्रवास या कह लें ह्यूमन माइग्रेशन की उस बहुत ही प्राचीन लहर का हिस्सा है जो अफ्रीका से निकलकर एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ गई थी। ओहो, मतलब ये बहुत पुराना माइग्रेशन है। बहुत पुराना। जब हम कहते हैं कि उरांव समुदाय इस प्रजातीय समूह से है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन और मूल निवासियों में से एक हैं। वाओ। हाँ, उनकी जड़ें इस जमीन में ना हजारों साल गहरी हैं। यानी दोस्तों, हम भारत के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से की बात कर रहे हैं। अब ना यहीं पर एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल पैराडॉक्स आता है। हाँ, पैराडॉक्स तो है। दोस्तों, ध्यान से सुनना। आज के समय में ये समुदाय मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी भारत के हिस्सों में रहता है, जैसे कि झारखंड का रांची और पलामू इलाका हो गया। राइट, और इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनकी जो मातृभाषा है कुडुख, वो दरअसल उत्तरी द्रविड़ या नॉर्दर्न द्रविडियन भाषा परिवार का हिस्सा है। एग्जैक्टली, नॉर्दर्न द्रविडियन। तो यार, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई कम्युनिटी पीढ़ियों से हिमालय के पास रह रही हो, लेकिन भाषा वो केरल या तमिलनाडु के मूल की बोलती हो। मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है। यही तो वो कैच है। यही पैराडॉक्स हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसका जवाब ना हमें उनके ऐतिहासिक प्रवास में मिलता है। अच्छा, उनके हिस्टोरिकल माइग्रेशन में। हाँ, मतलब भाषा विज्ञान और कई बड़े विद्वानों की रिसर्च ये बताती है कि उरांव समुदाय का मूल निवास हमेशा से झारखंड या पूर्वी भारत नहीं था। वेट, तो वो कहाँ के थे। वे मूल रूप से दक्षिण भारत के कोंकण या कुर्ग क्षेत्र के निवासी थे। अच्छा, कोंकण रीजन के। बिल्कुल। और इसी वजह से इनकी भाषा कुडुख का जो बेस है ना, वो पूरी तरह से द्रविडियन है। मेक सेंस। तो वे दक्षिण भारत से पूर्व की तरफ क्यों गए। मतलब क्या कोई खास वजह थी इसके पीछे। देखिए, प्राचीन काल में माइग्रेशन अक्सर या तो संसाधनों की कमी से होते थे या बढ़ती आबादी के प्रेशर से। राइट, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो गया। हाँ, या बाहरी आक्रमण। तो ये समुदाय दक्षिण भारत से चलकर सोन नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ा और बिहार के पास रोहतासगढ़ पहुंचा। रोहतासगढ़, ओके। हाँ, और रोहतासगढ़ ना इनके इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम और सुरक्षित केंद्र माना जाता है। वहाँ वे एक लंबे समय तक बहुत शांति से रहे। लेकिन एक सेकंड, अगर वो वहाँ शांति से रह रहे थे, तो आज वो छोटा नागपुर के पठार में क्यों है। मतलब रोहतासगढ़ में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि मध्यकाल में जब भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले तेज हुए ना, तो रोहतासगढ़ भी महफूज नहीं रहा। ओहो, मतलब सेफ्टी का इशू आ गया। बिल्कुल। अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बचाने के लिए इस समुदाय को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। वे वहाँ से लिटरली रातों रात दो अलग अलग शाखाओं में बट गए। रातों रात दो हिस्सों में। हाँ, एक समूह जो था वो राजमहल की पहाड़ियों की तरफ चला गया। आज हम उन्हें मालेर कहते हैं और वे जो भाषा बोलते हैं उसे माल्टो कहा जाता है। अच्छा। और जो दूसरा ग्रुप था
वो सोन नदी घाटी से नीचे उतरकर छोटा नागपुर के पठारी और जंगली इलाकों में आ गया, जो कि आज का हमारा झारखंड है। बिल्कुल सही। और यही वो दूसरा ग्रुप है जिसे आज हम उरांव समुदाय के नाम से जानते हैं और जो कुडुख भाषा बोलता है। वाओ। तो कोंकण से रोहतासगढ़ और रोहतासगढ़ से छोटा नागपुर, ये उनका पूरा ऐतिहासिक सफर रहा है। ये पूरा का पूरा माइग्रेशन रूट तो यार अपने आप में किसी सर्वाइवल स्टोरी से कम नहीं है। राइट, बिल्कुल एक सर्वाइवल स्टोरी ही है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम उनके इस नए घर मतलब छोटा नागपुर के संघर्षों पर आएं, मैं इनके नामकरण को लेकर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ये नाम वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, मतलब याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है ये। हम बार बार उन्हें उरांव कह रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि वे खुद को कभी उरांव नहीं कहते, वे खुद को कुडुख कहते हैं। एग्जैक्टली। एंथ्रोपोलॉजी में इसे ना ऑटोनॉम और एक्सोनिम का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ऑटोनॉम और एक्सोनिम, राइट। हाँ, कुडुख उनका ऑटोनॉम है, यानी वो नाम जो उन्होंने खुद को दिया है। कुडुख शब्द का अर्थ होता है मानव या बोलने वाला। और उरांव उनका एक्सोनिम है जो उनके पड़ोसियों ने दिया है। बिल्कुल, पड़ोसियों का दिया हुआ नाम। जैसे मुंडा समुदाय के लोगों ने जब उन्हें आते हुए देखा ना, तो उन्होंने उन्हें उरांव कहना शुरू कर दिया, जिसका मुंडारी भाषा में अर्थ होता है भ्रमण करने वाला या घूमने वाला। हाँ, क्योंकि वो माइग्रेट करके आए थे। राइट। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल ऐसा है ना जैसे पूरी दुनिया जापान को जापान कहती है, जो कि एक्सोनिम है, लेकिन वहाँ के लोग खुद को निप्पॉन कहते हैं, जो उनका ऑटोनम है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। तो जो लोग दक्षिण से भ्रमण करते हुए आए, पड़ोसियों ने उन्हें भ्रमण करने वाला यानी उरांव ही नाम दे दिया। हाँ, और अब जब ये भ्रमण करने वाले छोटा नागपुर में बस गए, तो यार उनका संघर्ष वहाँ खत्म नहीं हुआ। मतलब वहाँ भी प्रॉब्लम्स थी। बहुत प्रॉब्लम्स थी। सदियों बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पहुंची, तो हालात पूरी तरह बदल गए। अंग्रेजों ने इन लोगों को हिल कुली का नाम दिया। हिल कुली? ये तो बहुत डिमीनिंग लगता है सुनने में। हाँ, क्योंकि ये शारीरिक रूप से बहुत मेहनती थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें चाय बागानों और गन्ने के खेतों में काम करवाने के लिए असम से लेकर मॉरिशस और कैरेबियन द्वीपों तक भेज दिया। बाप रे, मतलब अंग्रेजों ने इनकी जमीनें तो छीनी, साथ ही इन्हें ग्लोबल लेबर फोर्स बना दिया। बिल्कुल, एक लेबर फोर्स की तरह ट्रीट किया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का वो दौर जिसने भारतीय इतिहास की धारा बदल दी। 1832 का कोल विद्रोह, जिसे कई लोग लकड़ा विद्रोह भी कहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राइट। बुद्धू भगत का नाम इस विद्रोह में सबसे ऊपर आता है। हाँ, बुद्धू भगत। लेकिन ये विद्रोह अचानक से तो नहीं भड़का होगा, मतलब इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या था? विद्रोह की जो असली वजह थी ना, वो थी जमीन और उसकी मिल्कियत का कॉन्सेप्ट। उरांव और मुंडा समुदायों का जमीन को लेकर नजरिया बहुत अलग था। अच्छा, मतलब उनके लिए जमीन कम्युनिटी की होती थी? एग्जैक्टली। उनके लिए जमीन पूरे समुदाय की संपत्ति थी, लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया और जमीन को एक बिकाऊ कमोडिटी बना दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया उसे। हाँ। और बाहर से आए ठेकेदारों ने, जिन्हें आदिवासी दीकू कहते थे, उन्होंने इनकी जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। दीकू मतलब भारी लोग? राइट, मतलब? दीकू मतलब आउटसाइडर्स। और इसी जमीन छीनने की प्रक्रिया ने 1832 के कोल विद्रोह को जन्म दिया। बुद्धू भगत ने हजारों आदिवासियों को इस शोषण के खिलाफ एकजुट किया। और इसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा आंदोलन हुआ जो इतिहास के नजरिए से बहुत ही अनोखा था। मैं ताना भगत आंदोलन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ताना भगत आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है ये 1914 से 1920 के बीच जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। मतलब समाज के अंदर की जो बुराइयां थीं, उन्हें खत्म करने की कोशिश थी। बिल्कुल सही। शुरुआत में ताना भगतों ने मांस मदिरा छोड़ने और सादगी से जीवन जीने पर बहुत जोर दिया। राइट। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्हें समझ में आ गया कि भाई उनके समाज की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश लगान प्रणाली ही है। तब उन्होंने जमींदारों को लगान देने से ही मना कर दिया। वाओ! और यहीं पे इतिहास का ना एक बहुत ही शानदार मोड़ आता है। वो मोड़ ये था दोस्तों कि ये क्षेत्रीय आदिवासी आंदोलन सीधे जाकर महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। एग्जैक्टली, नेशनल मूवमेंट से। अगर मैं ऐसे एक अलग नजरिए से देखूं ना, तो ये ऐसा है जैसे लोकल इंटरनेट नेटवर्क्स फाइनली जाके वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो गए हों। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये, है ना? मतलब ताना भगत आंदोलन के पास अपना लोकल हार्डवेयर था, अपनी ऊर्जा थी, लोगों का पूरा समर्थन था,
लेकिन गांधी जी ने उन्हें सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का एक नेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया। क्या बात है। और दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है। इतिहास में अक्सर हम ना ट्राइबल मूवमेंट्स को मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल से अलग करके देखते हैं। हाँ, अक्सर अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं। राइट। लेकिन ताना भगत आंदोलन इस बात का सबूत है कि कैसे एक स्थानीय और धार्मिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही मजबूत पिलर बन गया। लिटरली एक पिलर बन गया। मैंने तो सुना है कि ताना भगतों ने गांधी जी के सिद्धांतों को इतनी गहराई से अपनाया कि वे कांग्रेस के हर अधिवेशन में नंगे पैर चलकर हिस्सा लेने जाते थे। बिल्कुल, नंगे पैर जाते थे। ये कमिटमेंट का एक अलग ही लेवल है। सीरियसली। अब ना एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि इतने लंबे प्रवास, मतलब वो दक्षिण से झारखंड आए, इतने सारे हमले झेले, जमीनें छिन गईं और फिर अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े संघर्ष। हाँ, बहुत कुछ सहा उन्होंने। इतने धक्कों के बावजूद ये समुदाय टूटकर बिखरा क्यों नहीं? मतलब कोई भी आम समाज होता तो अपनी पहचान ही खो देता। इनका सोशल फैब्रिक या सामाजिक ढांचा इतना मजबूत कैसे रहा? इसका जवाब ना उनकी बहुत ही वैज्ञानिक और मजबूत सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था में है। अच्छा। चलिए, उनके गोत्र सिस्टम यानी क्लैन से शुरू करते हैं। उरांव समाज पितृसत्तात्मक है और बहिर्विवाही है। बहिर्विवाही मतलब एक्सोगमस, राइट? एग्जैक्टली। तो एक ही गोत्र के अंदर शादी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। लेकिन जो चीज इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनके टोटेमिक गोत्र। टोटेमिक गोत्र मतलब वे किसी जानवर, पक्षी या पेड़ पौधे को अपने गोत्र का प्रतीक मानते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे इनका एक गोत्र है लकड़ा, जिसका मतलब बाघ या टाइगर है। ओके, लकड़ा मतलब बाघ। राइट। मिंज या खलखो गोत्र का मतलब मछली है और टोपो का अर्थ कटफोड़वा यानी वुडपेकर पक्षी है। लेकिन यार वो ऐसा करते क्यों हैं? मतलब क्या ये सिर्फ एक नाम रखने का तरीका है? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इकोलॉजिकल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण का एक हजारों साल पुराना तरीका है। पर्यावरण संरक्षण गोत्र से कैसे? ऐसे कि अगर आपका गोत्र लकड़ा यानी बाघ है ना, तो उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति बाघ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओहो। वो बाघ को अपना पूर्वज या रक्षक मानेंगे। सोचिए, जब पूरे समुदाय को अलग अलग जानवरों और पेड़ों के गोत्र में बांट दिया गया, तो उन्होंने बिना किसी मॉडर्न कानून के पूरे जंगल की बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित कर लिया। ये तो कमाल है। मतलब प्रकृति को बचाने के लिए उन्हें किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रकृति सीधे उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। बिल्कुल आइडेंटिटी बन गई। और समाज को जोड़े रखने की इनकी एक और बहुत ही अद्भुत संस्था है जिसके बारे में मैं हमेशा से डिटेल में जानना चाहता था। धुमकुड़िया। हाँ, धुमकुड़िया। इसे अक्सर यूथ डॉर्मेट्री कहा जाता है, पर असल में ये काम कैसे करता है? धुमकुड़िया ना असल में उरांव समाज का वो स्कूल ऑफ लाइफ है, जहाँ एक बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है। स्कूल ऑफ लाइफ? क्या बात है। 10 से 11 साल की उम्र में बच्चे इसमें प्रवेश करते हैं। हाँ। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हों। यहाँ युवा एक साथ रहते हैं, मतलब एक हॉस्टल की तरह। हाँ, लेकिन बुजुर्गों ने समुदाय का इतिहास कहानियों के जरिए सुनाते हैं। हाँ। वे खेती के तरीके, जंगल के नियम, विवादों को सुलझाना और अपनी पारंपरिक कलाएं सब यहीं सीखते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें दोस्तों, तो ये एक तरह का इनफॉर्मल बोर्डिंग स्कूल है जो खुद युवाओं द्वारा ही चलाया जाता है। राइट, युवाओं का ही सिस्टम है। इसके जरिए कम्युनिटी ये मेक श्योर करती है कि कोई भी बच्चा सिर्फ अपने माता पिता तक सीमित ना रहे, बल्कि वो पूरे समुदाय का बच्चा बने। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई युवाओं की बात, लेकिन पूरे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन या फैसले कैसे होते हैं? उसके लिए उनके पास पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है। ओके, पढ़ा पंचायत। और अगर हम गांवों के स्तर पे देखें ना, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रमुख पद होते हैं, जैसे पाहन। ये गांव का धार्मिक प्रमुख या पुजारी होता है। पाहन मतलब मेन पुजारी? हाँ, पाहन का एक असिस्टेंट भी होता है जिसे पुजार कहते हैं। और फिर प्रशासनिक और संदेश पहुंचाने के कामों के लिए भंडारी का पद होता है। और गांव में कोई भी पंचायत बैठनी हो, कोई फैसला लेना हो या कोई बड़ा उत्सव मनाना हो, तो वो सब अखरा में होता है, राइट? एग्जैक्टली, अखरा में। अखरा गांव के बीचों बीच एक खुला सार्वजनिक मैदान होता है। अगर मैं इसे मॉडर्न टर्म्स में कहूँ तो अखरा उरांव समुदाय का सुप्रीम कोर्ट भी है और उनका सबसे बड़ा कल्चरल स्टेज भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अखरा उनके न्याय और उल्लास दोनों का केंद्र है। और जब उल्लास की बात आती है ना, तो हम उनके धर्म और त्योहारों को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते।
क्योंकि जिस समुदाय का गोत्र ही प्रकृति हो, उनके त्योहार भी तो सीधे धरती के इकोलॉजिकल बैलेंस से जुड़े होंगे ना। एकदम। इनके धर्म को सरना धर्म कहा जाता है। ये पूरी तरह से प्रकृति पूजा है दोस्तों। राइट, प्रकृति पूजा। यहाँ किसी चार दीवारी वाले मंदिर या मूर्तियों की बजाय पवित्र पेड़ों के झुरमुट की पूजा होती है, जिसे सरना स्थल कहते हैं। हाँ, और सरना धर्म की फिलॉसफी ना बहुत ही गहरी है। इनके सर्वोच्च देवता को धर्मेश कहा जाता है, जो सूर्य के प्रतीक हैं। धर्मेश मतलब सूर्य। कुडुख भाषा में सूर्य को बिरी कहते हैं। धर्मेश वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन और ऊर्जा देते हैं, और सूर्य के साथ साथ पृथ्वी को धरती आयो यानी धरती माता कहा जाता है। धरती आयो, कितना सुंदर नाम है ना। सरना धर्म पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की उर्वरकता के बीच के बैलेंस पर टिका है। तो अगर हम उनके फेमस त्योहारों को देखें, जैसे कि सरहुल हो गया, कर्मा, नवाखानी और फागु, क्या ये भी इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं? बिल्कुल। मुझे अक्सर लगता है कि ये सिर्फ डांस और दावत के त्योहार नहीं है, मतलब इनके पीछे कोई गहरी साइंस है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। चलिए सरहुल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे कुडुख में खद्दी कहते हैं। ओके, खद्दी। ये वसंत ऋतु का त्योहार है। इस समय साल के पेड़ों पर नए फूल आते हैं। सरहुल का नियम ये है कि जब तक पाहन सरना स्थल पर नए फूलों की पूजा नहीं कर लेता ना, तब तक गांव का कोई भी व्यक्ति नई फसल को हाथ नहीं लगाएगा। ओहो, मतलब कोई हार्वेस्टिंग नहीं? बिल्कुल नहीं, ना ही पेड़ों से कोई फल तोड़ेगा। मतलब ये एक तरह का इकोलॉजिकल पॉज बटन है यार। एग्जैक्टली, इकोलॉजिकल पॉज। वो प्रकृति को रीजनरेट होने का, बीजों को पककर जमीन पर गिरने का पूरा समय देते हैं। हार्वेस्टिंग को डिले करने का ये कितना साइंटिफिक तरीका है। और कर्मा त्योहार के बारे में क्या कहेंगी? कर्मा त्योहार वर्षा ऋतु के खत्म होने पर मनाया जाता है। यह कर्म के पेड़ और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। राइट। वहीं नवाखानी का तो नाम ही बता रहा है, नया अन्न खाना। हर त्योहार का सीधा कनेक्शन कृषि चक्र यानी एग्रीकल्चरल साइकिल के साथ लॉक किया गया है। और जहाँ त्योहार होता है वहाँ उनकी प्रसिद्ध हड़िया भी होती है। हाँ हाँ, हड़िया तो मस्त है। ये चावल को फर्मेंट करके बनाया जाने वाला एक पारंपरिक पेय है। इसका सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि देवी देवताओं और पूर्वजों को चढ़ाने के लिए धार्मिक महत्व भी बहुत है। राइट, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। इसके अलावा इनका जो डांस कल्चर है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। हाँ, उरांव समाज बहुत ही समतामूलक या एगैलिटेरियन है जी। यहाँ स्त्री पुरुष में कोई बड़ा भेदभाव नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका सबसे बड़ा सबूत अखरा में होने वाले उनके नृत्य हैं। चाहे वो जादुर नृत्य हो, जतरा हो, माठा हो या सरहुल नृत्य हो, सब साथ में नाचते हैं। बिल्कुल। पुरुष और महिलाएं एक साथ हाथ पकड़कर एक सर्कल में नृत्य करते हैं। और वो मांदर की थाप, मतलब जो उनका एक पारंपरिक ड्रम होता है, जब मांदर, नगाड़ा और करताल एक साथ बजते हैं ना, तो उनकी आवाज मीलों दूर से बता देती है कि कम्युनिटी एक साथ सेलिब्रेट कर रही है। एकदम सही। लेकिन यार, एक बात सोचकर डर लगता है कि इतनी समृद्ध संस्कृति, इतने साइंटिफिक त्योहार, आधुनिक युग के इस इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के शोर में ये सब कुछ कैसे बचेगा? हाँ, ये चिंता की बात तो है। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों कि जब किसी समुदाय की भाषा मरती है, तो उसका पूरा कल्चर, उसके इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के तरीके, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, लेकिन उरांव समुदाय ने अपनी भाषा और पहचान को बचाने के लिए जो कदम उठाए हैं, वो सच में प्रेरणादायक है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? लंबे समय तक ना कुडुख भाषा को लिखने के लिए देवनागरी या रोमन लिपि का इस्तेमाल होता था। लेकिन किसी दूसरी भाषा की लिपि में अपनी मातृभाषा की ध्वनियों को पूरी तरह से उतारना बहुत मुश्किल होता है। राइट, वो प्रोनाउंसिएशन और फील नहीं आ पाती। और दोस्तों, यहीं पर ना इस डीप डाइव की शुरुआत वाले सस्पेंस का पर्दा उठता है। हाँ, वो मैजिक ट्रिक। 1999 में डॉक्टर नारायण उरांव ने एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू किया। उन्होंने कुडुख भाषा के लिए एक बिल्कुल नई लिपि का आविष्कार किया, जिसे तोलोंग सिकी कहा जाता है। हाँ, और डॉक्टर नारायण उरांव ने इस लिपि के अक्षरों की आकृतियां कहीं और से नहीं, बल्कि उरांव समुदाय के पारंपरिक वस्त्र तोलोंग के पहनने के तरीके और उसकी सिलवटों से प्रेरित होकर बनाई। मतलब लिटरली कपड़ों की सिलवटों से। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक लिपि नहीं है यार, ये एक विजुअल डिक्लेरेशन है कि हम कौन हैं। 2007 में झारखंड सरकार ने इस लिपि को आधिकारिक मान्यता भी दे दी। दोस्तों सोचिए, मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कपड़ों के डिजाइन से अपनी भाषा के लिए अक्षर गढ़ लेना, ये दर्शाता है कि डिजाइन और कल्चर को कैसे एक साथ बुना जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत है ये।
और सिर्फ तोलोंगसी की ही नहीं, उत्तरी उड़ीसा के इलाकों में 1991 में वासुदेव राम खलखो जी ने भी एक लिपि बनाई थी, जिसे कुड़ुख बन्ना कहते हैं। इसमें 48 अक्षर और 10 अंक हैं। राइट। और पता है, भाषा को संरक्षित करने के ये जो क्षेत्रीय प्रयास थे, अब वे राजनीतिक स्तर पर भी बड़े परिणाम ला रहे हैं। अच्छा? फरवरी 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कुड़ुक भाषा को आधिकारिक राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। वाह, ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। और उनकी एक सबसे बड़ी मांग दोस्तों अभी भी जारी है, कुड़ुक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। हाँ, 8th शेड्यूल की डिमांड। और 8वीं अनुसूची में आने का मतलब है कि भाषा को एक राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। उसे स्कूलों कॉलेजों में ऑफिशियली पढ़ाया जा सकेगा और साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं उस पर काम कर सकेंगी। और ये मांग ना पूरी तरह से जायज भी है। बिल्कुल जायज है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को हम समेटते हैं। राइट। दोस्तों, अगर हम आज के इस डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समुदाय दक्षिण भारत के कोंकण से चलकर सोन नदी के किनारे रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर के पठार तक पहुंचा। बिल्कुल, पूरा एक हिस्टोरिकल माइग्रेशन। हमने समझा कि कुड़ुक वो नाम है जो उन्होंने खुद को दिया और उरांव पड़ोसियों का दिया हुआ एक्सोनिम है। हमने ये भी जाना कि बुद्धू भगत का कोल विद्रोह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि जमीन के अधिकारों की लड़ाई थी। और कैसे ताना भगत आंदोलन एक क्षेत्रीय सुधार से उठकर राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बन गया। ने बिना किसी कानून के बायोडाइवर्सिटी को बचाया। कैसे धुमकुड़िया ने पीढ़ियों तक उनका ज्ञान ट्रांसफर किया। हाँ, धुमकुड़िया उनका स्कूल ऑफ लाइफ। और कैसे सरना धर्म के तहत मनाए जाने वाले सरहुल जैसे त्योहार असल में इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के नेचुरल नियम है। और अंत में तोलोंगसी की लिपि, जो उनकी पहचान को फ्यूचर के लिए सुरक्षित कर रही है। सच में यार, ये एक ऐसा इतिहास है जो किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे प्रकृति से बात करता है। बिल्कुल। और जाते जाते ना मैं दोस्तों आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। जरा सोचिए, अगर कुड़ुक भाषा को कल को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो ये सिर्फ व्याकरण या कुछ नए अक्षरों की जीत नहीं होगी। राइट। ये उस इतिहास की जीत होगी जो कोंकण से शुरू हुआ था। ये उस सरना संस्कृति की जीत होगी जिसने हजारों सालों से पेड़ों और जंगलों को भगवान माना है। वाह, क्या बात है। जब एक भाषा मरती है ना, तो पूरी एक दुनिया, सोचने का एक पूरा नजरिया खत्म हो जाता है। तो क्या हम और आप भी अपनी अपनी मातृभाषाओं को ऐसे ही सहेजने की कोशिश कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। जो आपने वीडियो देखा वो अगर चाहते हो आप डेली आपका जो सिलेबस है, हर सिलेबस का जो टॉपिक है 10 टॉपिक है, हर टॉपिक आपको इसी तरह डिटेल में आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जो ये आज का ये पॉइंट आउट है, जो मेन पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं, तो इसे जरूर नोट डाउन करना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। और कल के वीडियो में इस टॉपिक से हमने टॉप 30 MCQ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और सारे क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे काफ़ी डिटेल में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। बाकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे वीडियो मिले और उस वीडियो के बाद टॉप 30 MCQ उस टॉपिक से किया जाए, तो आपका सपोर्ट और आपका लाइक और शेयर हमें काफ़ी ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना।